हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल पोस्ट डिटेल के अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर जॉब प्रोफाइल के बारे में। मतलब कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। आप लोग काफ़ी डिमांड था आप लोग का, तो आज ये कंप्लीट रूप से देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी का जो भी पोस्ट आया है, ठीक है, बीएसएससी का जो भी पोस्ट आया है, उन सभी पोस्टों का लगभग मैं जॉब प्रोफाइल बना दिया हूँ। आप मेरे जॉब प्रोफाइल वाले बीएसएससी इंटर लेवल या बीएसएससी जॉब प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट में जाकर सबको देख सकते हैं, जिसमें आपको फाइल एरिया निरीक्षक के लेकर के फिर पिछले वीडियो में मैंने अनुदेशक का पोस्ट के बारे में बताया था और सारे पदों के बारे में, पंचायत सचिव और कर्मचारी जो है आप देख सकते हैं। उन सभी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इन जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बारीकी से समझाया था, इस वीडियो में भी आप लोग को बारीकी से समझाऊंगा सभी तथ्यों को, सभी पहलुओं को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट आप लोग को मालूम है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका बिहार एसएससी, ठीक है। बिहार एसएससी बीएसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट होती है और बीएसएससी रिक्रूट करके आप एग्जामिनेशन के माध्यम से रिक्रूट करके अनुशंसा भेजती है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास विभाग। यहीं पे आपको योगदान देना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको योगदान देना होता है और यहीं से आपकी पोस्टिंग वगैरह जहाँ करनी होती है, इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है और ग्रुप सी के पोस्ट के साथ साथ आपको ये ऑल ओवर बिहार में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है आपका, क्योंकि ये बिहार इस लेवल का पोस्ट है, ठीक है। और इसका कैडर जो है स्टेट लेवल का कैडर है, तो कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? अर्थ सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, ठीक है। योजना एकदम स्पष्ट है कि योजना और उसके विकास से संबंधी जो भी सांख्यिकी से जुड़ा हुआ काम होगा ये आपके माध्यम से होगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी यही डिपार्टमेंट है, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी यही जिम्मेदार होंगे। आपका नियुक्ति जो है वो प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, ठीक है, प्रखंड स्तर पर किया जाएगा और कहीं कहीं आपको अनुमंडल लेवल पर भी रखा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपकी नियुक्ति प्रखंड स्तर पर ही होगी, ठीक है। प्रखंड स्तर पर आपकी नियुक्ति होगी। आपका कैडर जो है स्टेट लेवल का कैडर है, तो पूरे बिहार में आपको कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरे बिहार में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। आपके गृह जिला में भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, इसलिए आप निश्चिंत न रहें, इस बात से एकदम खफा न रहें कि गृह जिला में मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कि नहीं। गृह जिला में भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड पे की सैलरी की। सैलरी भी ठीक ठाक है। सैलरी आप देखेंगे 1900 ग्रेड पे का सैलरी है ये। मतलब आपको ग्रेड पे का सैलरी 6 पे के अनुसार 1900 और 7 पे के अनुसार लेवल 2 का सैलरी है, ठीक है। लेवल 2 का सैलरी है, मतलब आपका बेसिक जो पे बैंड हो जाएगा 19,900 से 63,100 का पे बैंड है और 19,900 आपका बेसिक है। 19,900 का बेसिक पर आपको अभी जो वर्तमान में डीए है 42% वो मिलेगा। एचआरए आपको, अगर आप प्रखंड स्तर पर हैं तो आपको 6% एचआरए मिलेगा। साथ साथ मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अदर अलाउंस जो बिहार सरकार निर्धारित करती होगी वो सारे अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग आपकी सैलरी 35,000 के आसपास में ग्रोस सैलरी बनेगी, ठीक है, ग्रोस सैलरी बनेगी। और इसमें डिडक्शन करने के बाद आपके पास लगभग 32,000 के आसपास में, ठीक है, 32,000 के आसपास में इन हैंड आपकी सैलरी आएगी। तो सैलरी भी ठीक ठाक है आपको। और प्रखंड लेवल पर काम है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। प्रमोशन का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अलग सीट में ये प्रमोशन का मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, तो अलग से इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो फैसिलिटीज़ आप देखिए, फैसिलिटीज़ क्या मिलेगा। एक क्लर्क को फैसिलिटीज़ क्या मिल सकता है? कॉजुअल लीव जो 12 या 16 जो डिपार्टमेंट में आपका तय होगा। अर्न लीव आपको साल का अर्न लीव जो है 30 या 33 जो भी तय होगा, ठीक है। और मेडिकल लीव आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये लीव का जो फैसिलिटीज़ है ये तो आपको मिलता ही मिलता है और अच्छा खासा लीव आपको मिल जाता है। बिहार कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो प्रखंड स्तर पर आपकी नियुक्ति होने वाली है, ठीक है, प्रखंड स्तर पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। प्रखंड स्तर पर भी सांख्यिकी कार्यालय जो होगा, ठीक है, सांख्यिकी कार्यालय यहीं पे आपकी नियुक्ति होगी। यहीं से आपको अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। कहीं कहीं पे आपको अनुमंडल स्तर पर भी नियुक्ति होगी जहां आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्यक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि काम क्या क्या है। देखिए, काम आपका कंप्लीटली डाटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डाटा से जुड़ा हुआ है। आपने स्पष्ट रूप से देखा कि आपका जो नियुक्ति हो रहा है योजना एवं विकास विभाग में हो रहा है, ठीक है, योजना एवं विकास विभाग में हो रहा है। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, योजना को संचालित करने के लिए
किसकी जरूरत होगी? अर्थ की जरूरत होगी। इसलिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय है इसका डिपार्टमेंट। तो अर्थ मतलब इकोनॉमी, मतलब आपको पैसे की जरूरत होगी, मतलब पैसे का खेल है आपका। बस ये मत समझिएगा कि आप अकाउंटेंट का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आप अकाउंटेंट का काम करने जा रहे हैं। आप अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं है, आप डाटा संग्राहक हैं, ठीक है। आप डाटा को संग्रह करेंगे, उसका संकलन करेंगे, उसका प्रेषण करेंगे। मतलब आपके पास क्या आया क्या गया, ठीक है। और आप क्या आया क्या गया, साथ साथ आपको अपने जो वरीय पदाधिकारी है उसको सब कुछ डाटा के माध्यम से कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उस पर क्या खर्च आ रहा है, उसकी क्या राशि है, ये सभी चीज़ें आपको आपके डाटा के माध्यम से करना होगा। विभाग जो डिफरेंट विभाग है, जैसे कल्याण विभाग हो गया, ठीक है। कल्याण विभाग में कोई भी योजना चल रहा है, ठीक है। अब उस योजना से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो आप ही को समन्वय स्थापित करना होगा, ठीक है। अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से समन्वय स्थापित होगा। सांख्यिकी कार्यों का संपादन, मतलब आपको डाटा जितने भी होगा उसका कलेक्शन करना होगा। पर्यवेक्षण, अब डाटा कोई सही बनाकर ला रहा है या गलत ला रहा है वो भी करना होगा। अनुश्रवण, उसका देखना होगा, जांचना होगा। और वरीय पदाधिकारी के सहयोग से ये सभी कार्य को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। विभागों को वरीय पदाधिकारी को डाटा उपलब्ध कराना होगा। जो भी आपके वरीय पदाधिकारी हैं वो डाटा अगर मांगेंगे किसी भी तरह का तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। वित्तीय मामलों का लेखा जोखा भी आपको रखना पड़ेगा। मतलब कोई अगर योजना मद में किसी किसी भी योजना मद में अगर कितनी राशि आई है, ठीक है, योजना मद में कितनी राशि आई है और किस योजना में कितनी राशि भेजना है, कैसे इसका आगे का संचालन होगा, इसका डाटा कैसे तैयार होगा, ये सभी चीज आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। हर प्रकार के सांख्यिकी डाटा का संग्रहण और संकलन और प्रेषण है, ये प्रेषण है, ठीक है, प्रेषण आपको करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण काम के साथ साथ ये जिम्मेदारी पूर्ण काम है, ठीक है। जिम्मेदारी पूर्ण काम है और जिम्मेदारी पूर्ण काम है तो आपको इस काम में काफी इंटरेस्ट भी आएगा। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई जिम्मेदारी पूर्ण काम है तो इसमें प्रमोशन के स्कोप है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का आप ये क्या देख रहे हैं, नियमावली है। ये कनीय सांख्यिकी संवर्ग के जो भर्ती नियुक्ति से संबंधित नियमावली है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी नियुक्ति डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से होगी, ठीक है। इसके माध्यम से होगी, एग्जाम के माध्यम से होगी। और एग्जाम के माध्यम से अभी आपको एसएससी के द्वारा लिया जा रहा है। प्रमोशन देखिए, हालांकि देखिए प्रमोशन का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास, लेकिन प्रमोशन जो भी है आपके पास स्कोप है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक आपकी मूल कोटि है जो एक और राजपात्रित है, ठीक है। और आपका जो प्रमोशन है, पहला प्रमोशन जो होता है, प्रथम पदोन्नति जो होती है वो संकलक के रूप में होती है। मतलब यहाँ पर भी आपको डाटा का संकलन से संबंधित ही काम मिलेगा। डाटा का संकलन, ठीक है, डाटा का संकलन तो पहली प्रमोशन हो गई। इसके बाद आपको वरीय संकलक बनिएंगे, ठीक है। और ये प्रमोशन जो है आपको बिहार सरकार का जो नियमानुसार है 10 वर्ष पर आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। तो ये वरीय संकलक बनेंगे। इस तरह से आपको 2-3 प्रमोशन डेफिनेट रूप से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एमएससीपी, ठीक है, और एससीपी का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर आप एमएससीपी का लाभ ले सकते हैं। और ये आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको वेतन बढ़ोतरी से संबंधित ये एमएससीपी और एससीपी का नियम होता है जो आपको समय समय पर आपको मिलते रहेगा। ये आपके प्रमोशन का स्कोप है। भर्ती का स्रोत आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से न्यूनतम अर्हता जो है सरकार और आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो बीएसएससी निर्धारित की है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वरीयता जो है वो कर्मियों की वरीयता निर्धारित कैसे होगा, मेधा सूची के आधार पर, जो आपकी मेधा सूची होगी। पदोन्नति के बारे में स्पष्ट है कि कर्मियों की पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम होगा, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग का कालावधि पूरी होने के बाद आपको, देखिए कालावधि से संबंधित बिहार सरकार का एक अधिसूचना है, उस अधिसूचना को आप देख लीजिएगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वर्ष पर प्रमोशन होता है बिहार सरकार में। उसी अधिसूचना को आधार बनाकर और मेधा सूची को आधार बनाकर आपका प्रमोशन समय समय पर विभागीय अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रमोशन भी आप अच्छी तरह समझ गए और सारे तथ्यों को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। तो डेफिनेट रूप से हमें अब ये कंफर्म हो गए हैं कि आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है इस पोस्ट से संबंधित। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट का जवाब जरूर दूंगा। डेफिनेट रूप से कमेंट कीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट gsastrak.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर स्टोर gsastrak.in पर विजिट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।